गाइस, आई एम हियर विद माय न्यू वीडियो जो कि आज मॉडर्न हिस्ट्री पे रहने वाली है। और आज मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी हो गए, एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम, और आपके रेलवे, आपके एचपी पुलिस और पटवारी के जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1885 टू 1947 टिल इंडिपेंडेंस। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 रहने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे 1885 टू 1920, और जो आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा 1920 टू 1947 टिल इंडिपेंडेंस। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, जो भी है फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन करेंगे सभी। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कब फाउंड की थी? इन ईयर फाउंड इन ईयर 1885। इन 1885। तो इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज आप उनको नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, इससे अराइज होता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आईएनसी? फाउंडर ऑफ आईएनसी, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो फाउंड की थी एओ ह्यूम्स ने। एओ ह्यूम्स, जो कि आपके एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर थे। सॉरी, आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर थे। उन्होंने फाउंड की थी आईएनसी। इसका नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, who was the first president of INC? First president of Indian National Congress. First president of INC was W.C. Banerjee. W.C. Banerjee. इसका नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, who was the first woman president? First woman president of INC. तो जो आपकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थी वो थी एनी बसंत। एनी बसंत, ये वही एनी बसंत है जिसने आपकी होम रूल मूवमेंट भी आपकी स्टार्ट की थी बाल गंगाधर तिलक के साथ। इसका नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, हु वाज द मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो जो आपका मुस्लिम प्रेसिडेंट था आईएनसी का वो था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, हु वाज द इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो जो आपका इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी था वो था जॉर्ज यूल। नोट डाउन करेंगे, जॉर्ज यूल। प्लीज नोट डाउन करें इसे।
आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसमें नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। तो जो इसकी फर्स्ट इंडियन वुमेन आईएनसी की जो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं, उन्हें नोट डाउन करें। फैक्ट्स जो कि आपके मैक्सिमम बार पूछे गए हुए हैं और वही पॉइंट्स हमने उठाए हैं जो कि आपके मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसका फर्स्ट फैक्ट है गांधी जी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो जो आपके गांधी जी थे, गांधी जी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो आपके जो गांधी जी थे वो कब बने थे आईएनसी के प्रेसिडेंट? इन ईयर 1924। इन ईयर 1924 में। और कौन सा सेशन था ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इन बेलगांव सेशन। बेलगांव सेशन। इसका सेकंड पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू। जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू, वो प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के, बिकम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो कब प्रेसिडेंट बने थे? तो वो बने थे इन द ईयर 1929। इन ईयर 1929 इन लाहौर सेशन। इन लाहौर सेशन। और इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बिकम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1938 इन हरिपुर सेशन। प्लीज नोट डाउन करें। इसका लास्ट पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, हु वाज द वाइसराय? हु वाज द वाइसराय ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी? जब आपकी आईएनसी की फॉर्मेशन हुई उस टाइम वाइसराय कौन था? ये आपका बहुत मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है और इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। तो दैट दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी 1885। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो इसका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी वाज 1905, 1905 बंगाल विभाजन, बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन। तो जो आपकी बंगाल पार्टीशन थी, इसमें क्या हुआ था, जो बंगाल है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था।
बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक बना दिया वेस्ट बंगाल, एक बना दिया ईस्ट बंगाल। ठीक है, एक बन गया वेस्ट बंगाल और एक बन गया ईस्ट बंगाल। ये जो आपकी पार्टीशन हुई थी, ये हुई थी रिलीजन के बेसिस पे, हिंदू मुस्लिम के रिलीजन के बेसिस पे हुई थी। तो जो वेस्ट बंगाल था उसमें थी हिंदू मेजॉरिटी, ठीक है, और जो ईस्ट बंगाल था उसमें थी मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी। ठीक है, तो जो ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल था वो आपका इंडिया के साथ आ गया और ज्वाइंट इंडिया। ईस्ट बंगाल ने वेस्ट बंगाल ने ज्वाइन कर लिया इंडिया को, और जो आपका ईस्ट बंगाल था उसका बन गया बांग्लादेश। उसका बन गया बांग्लादेश। प्लीज नोट डाउन करें। तो जो आपका बंगाल पार्टीशन था उसका मेन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हु वाज द वाइसराय ड्यूरिंग बंगाल पार्टीशन। हु वाज द वाइसराय ड्यूरिंग बंगाल पार्टीशन बोल सकते हैं। और बंगाल पार्टीशन हुआ किसकी वजह से था, वो भी इसका एक रीजन था, जो कि किसकी वजह से हुआ था, लॉर्ड कर्जन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। हु वाज द वाइसराय ड्यूरिंग बंगाल पार्टीशन, तो वो था लॉर्ड कर्जन। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो बंगाल पार्टीशन जब पार्टीशन हो गया तो जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर था उन्होंने इस पार्टीशन को रोकने के लिए कुछ एफर्ट्स किए थे। तो टू रीयूनाइट बंगाल, बंगाल को रीयूनाइट करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग दिया। कौन सा, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला एक सॉन्ग दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसका मीनिंग था हमारा सुंदर बंगाल, हमारा सुंदर बंगाल, हमारा सुंदर बंगाल, जो कि अभी करंट में बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। ठीक है, जो कि करंट में बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है इंडिया की, जिन्होंने बहुत कुछ दिया है इंडिया को। तो इनका एक रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ फेमस पॉइंट्स हैं जो कि पता होने चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने बुक दी थी, बुक लिखी थी उन्होंने, गीतांजलि। इस बुक के लिए, गीतांजलि बुक के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। गोट
नोबेल प्राइज इन द ईयर, कौन से ईयर में? 1913, इन द ईयर 1913। 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट नोबेल प्राइज, फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। किसके लिए? लिटरेचर के लिए दिया गया, बुक गीतांजलि के लिए। और इसी गीतांजलि बुक से हमने इंडिया का नेशनल एंथम लिया है, जो कि है जन गण मन। इंडिया का नेशनल एंथम लिया है जन गण मन। प्लीज नोट डाउन करिए। तो कुछ इसके और पॉइंट्स हैं। जो जनगण मन है उसमें उसको पूरा गाने के लिए कितना टाइम लगता है? तो वो है 52 सेकेंड्स, 52 सेकेंड्स। एंड हमने ये अडॉप्ट कब किया था? अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950, ऑन 24 जनवरी 1950। प्लीज नोट डाउन करें। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम बंगाल पार्टीशन खत्म करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट 1906। थर्ड पॉइंट 1906, जहां हुई फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1905, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे तो यही पूछ लेता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो पता होना चाहिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। और इसकी चेयरमैन पूछ लेते हैं, चेयरमैन कौन थे इसके? चेयरमैन वो आगा खां और एक और थे सलीमुल्लाह खां, पर जो मेन चेयरमैन पूछे जाते हैं वो है आगा खां। और इनकी फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में, ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। ठीक है, राइट डाउन करेंगे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, यही लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, वो है 1907, 1907। अब 1907 को हुआ सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट। राइट डाउन करेंगे। सूरत एक जगह है जो कि कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। तो जो सूरत स्प्लिट हुआ, सूरत विभाजन हुआ, इसमें भी दो पार्टीज का फॉर्मेशन हुआ। इसमें भी दो पार्टीज का फॉर्मेशन हुआ। एक थी मॉडरेट्स और दूसरी थी एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स को बोला जाता था नरम दल, और एक्सट्रीमिस्ट गरम दल।
नरम दल वो थे जो कि अहिंसा के साथ चलते थे, सत्य के साथ चलते थे, अहिंसा के पथ पे चलते थे। और गरम दल वो थे जो कि हिंसा का पाथ अपनाते थे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि मॉडरेट्स का जो लीडर था वो कौन था। लीडर, इनका लीडर था गोपाल किशन गोखले। गोपाल किशन गोखले। द लीडर ऑफ मॉडरेट्स कौन था? गोपाल किशन गोखले। और एक्सट्रीमिस्ट का जो लीडर था वो एक नहीं था बल्कि तीन थे, लाल, बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और पाल से बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल। और इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो आपके जो गोपाल किशन गोखले हैं वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट प्लीज नोट डाउन करेंगे। सूरत स्प्लिट। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। रब करता हूँ। अब 1907 के बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। आई होप फोर्थ पॉइंट चला है 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। कभी तो छोटे एग्जाम हो तो उसमें डायरेक्ट डेट पूछ लेता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब हुआ। ठीक है, तो इसमें कुछ मेन पॉइंट ये बनते हैं कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में मॉर्ले क्या था? मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी था। एंड मिंटो वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम। वाइसराय ऑफ इंडिया। जो आपका मिंटो था वो वाइसराय था और जो आपका मॉर्ले था वो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया था। तो जो आपकी मुस्लिम और हिंदू में जो फूट हुई थी, जो एक उनके बीच नफरत पैदा हुई थी, वो हुई थी यहीं से स्टार्ट हुई थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स से। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ था कि मुस्लिम गेट मुस्लिम मुस्लिम गेट सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि उन्हें अलग, अपने अलग वोट करने का अधिकार दे दिया गया था। मुस्लिम गेट सेपरेट इलेक्टोरेट्स। फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री जब मुस्लिम गेट सेपरेट वोटिंग सिस्टम। मुस्लिम की अलग से वोटिंग सिस्टम दे दिया गया और उनके फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया उनको अलग वोट करने का अधिकार मिल गया।
नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट आता है 1911। 1911 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1911 में क्या हुआ? द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया उस टाइम कौन थी? कैलकटा, कैलकटा या फिर कलकत्ता कहा जाता था। कैपिटल ऑफ इंडिया कलकत्ता से शिफ्टेड कर दी गई, शिफ्टेड टू दिल्ली। द कैपिटल ऑफ इंडिया कलकत्ता से शिफ्ट कर दी गई दिल्ली को। आई होप आपने पॉइंट नोट डाउन कर लिए होंगे। आफ्टर 1911 नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है 1913। 1913 को क्या हुआ था? गदर पार्टी फॉर्मेशन, गदर पार्टी फॉर्मेशन, गदर पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी। गदर का मतलब था अंग्रेजों का दुश्मन। अंग्रेजों का दुश्मन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गदर? तो इसका मीनिंग था अंग्रेजों का दुश्मन। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा स्थापना की गई गदर पार्टी फॉर्मेशन की? फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड बाय लाला हरदयाल सिंह। लाला हरदयाल सिंह, लाला हरदयाल सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई। लाला हरदयाल सिंह और एंड तरकिनदास, तरकिनदास। और इसका एक और पॉइंट बनता है हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी फॉर्मेशन। गदर पार्टी फॉर्मेशन जो हुई उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो उसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था। नोट डाउन करेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट 1914। 1914 पॉइंट है कोंगाटे मारू इंसिडेंट, कोंगाटे मारू इंसिडेंट। तो आपको डाउट होगा ये कोंगाटे मारू है क्या? कोंगाटे मारू एक जापानीज स्टीमशिप थी, वॉज जापानीज स्टीमशिप, एक शिप थी, स्टीमशिप थी, जापानीज स्टीमशिप, जिसमें कि पैसेंजर्स को कैरी किया जा रहा था। तो वो शिप जो थी वो जा रही थी पंजाब टू वैंकूवर। आप डेस्टिनी लिख सकते हैं कि कहाँ जा रही थी, फ्रॉम पंजाब टू वैंकूवर। वैंकूवर कहाँ? कनाडा। तो कहाँ जा रही थी? पंजाब टू वैंकूवर, कनाडा। और उस स्टीमशिप में पैसेंजर्स कौन थे? पैसेंजर्स कौन थे? वो थे इंडियन एंड सिख एंड मुस्लिम्स, सिख एंड मुस्लिम्स। उस जो कोंगाटे मारू इंसिडेंट में जो जापानीज स्टीमशिप थी उसमें जो पैसेंजर्स थे वो थे सिख और मुस्लिम।
तो इसमें क्या होता है जापानीज कोंगाटेमारू इंसिडेंट में कि कोई ब्रिटिशर्स को कोई खबर मिलती है कि बाबा गुरदीप सिंह जो था वो उस स्टीमशिप में था। तो बाबा गुरदीप सिंह को उस टाइम मारने का ऑर्डर्स थे, ब्रिटिशर्स को ओपन फायर करने के ऑर्डर्स थे, ब्रिटिशर को गुरदीप सिंह को मारने के ऑर्डर थे। ब्रिटिश टेल्स बाबा गुरदीप सिंह इज इन द शिप। बाबा गुरदीप सिंह शिप में थे। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने ओपन फायर कर दिया था, ओपन फायर ऑन द शिप। शिप में ओपन फायर कर दिया था, जिसकी वजह से 19 पैसेंजर्स वर किल्ड। 19 पैसेंजर्स वर किल्ड। 19 पैसेंजर्स वर किल्ड। 19 पैसेंजर्स की मौत हो गई थी। 19 पैसेंजर्स वर किल्ड। प्लीज नोट डाउन करेंगे पॉइंट्स को। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। 1914 के बाद आती है डेट 1915। 1915 when गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। 1915 को क्या हुआ, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। गांधी जी अपनी वकालत की पढ़ाई करके इंडिया वापस आ गए। कहां से आए थे, रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए थे 1915। और इसकी फुल डेट भी पूछ ली जाती है तो वो था 9 जनवरी 1915। प्लीज नोट डाउन करेंगे, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आ गए थे वकालत की पढ़ाई करके फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, 1916। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। 1916 में क्या हुआ था, होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट का मतलब है हमारा घर हमारा ही राज। हमारा घर हमारा राज। मतलब कि अगर हमारा घर है तो राज भी कोई और क्यों करे, राज भी हमारा ही होना चाहिए। तो इसलिए ये रूल, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। जो आपकी होम रूल मूवमेंट है वो 2 पर्सन द्वारा स्टार्ट की गई थी। एक थे आपके बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे थे आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो कि आपकी फर्स्ट वुमेन ऑफ आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट प्रेसिडेंट थी, वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट बनता है कि स्टार्ट कहां से हुई थी। स्टार्ट कहां से हुई थी, जो आपकी जो बाल गंगाधर तिलक है
उन्होंने स्टार्ट की थी पूना से, पूना। और जो आपके बाल एनी बेसेंट है, उन्होंने स्टार्ट की थी अध्यय से, अध्यय जो कि चेन्नई में है, अध्यय जो कि चेन्नई में है। नेक्स्ट पॉइंट, स्प्रेड कहाँ कहाँ हुई थी, स्प्रेड कहाँ कहाँ हुई थी होम रूल मूवमेंट। जो आपके बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने ऑल ओवर महाराष्ट्र स्प्रेड हुई थी, ऑल ओवर महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे, ऑल ओवर महाराष्ट्र स्प्रेड हुई थी एक्सेप्ट बॉम्बे। और जो आपकी एनी बेसेंट हैं, उनकी हुई थी रेस्ट ऑफ इंडिया। जो महाराष्ट्र है ऑल ओवर महाराष्ट्र, और जो एनी बेसेंट है उनकी हुई थी, जो बाकी का जो भी भाग बचा था इंडिया का, बाकी जो भी स्टेट्स बची थी वो एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। तो इन्होंने इस होम रूल मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए कुछ न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे। तो वो न्यूज़पेपर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेम द न्यूज़पेपर स्प्रेड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट। तो वो न्यूज़पेपर थे आपके, बाल गंगाधर तिलक ने किए थे केसरी, केसरी और मराठा, केसरी और मराठा। और जो आपके एनी बेसेंट है, उन्होंने कहाँ से किए थे, उन्होंने किया था यंग इंडिया, न्यू इंडिया, थर्ड वा कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ। तो ये 3 न्यूज़पेपर एनी बेसेंट द्वारा स्टार्ट किए गए थे, यंग इंडिया, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। प्लीज नोट डाउन करेंगे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आपका 10th पॉइंट है 1916। 1916 को एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, वो था लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, या फिर इसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, लखनऊ पैक्ट। और पैक्ट का मतलब होता है समझौता। लखनऊ पैक्ट ऑफ कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ था। इसमें जो आपके सभी पार्टी थी, जैसे मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट थे और आपकी मुस्लिम लीग थे, ये भी यूनाइट हो गए थे। और कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि मुस्लिम्स को एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया जाए। और ये जो लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था, ये इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए किया गया था। तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि जो ये लखनऊ पैक्ट है, इसको प्रिजाइडेड किसने किया था, लिखेंगे प्रिजाइडेड ओवर बाय, किसके द्वारा इसकी प्रिजाइड किया गया था, उनका नाम था अंबिका मजूमदार, अंबिका मजूमदार। प्लीज नोट डाउन करेंगे इसे, अंबिका मजूमदार। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी 11th पॉइंट है, एक और पॉइंट है 1916 का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपके गांधी जी ने 1915 9 जनवरी 1915 को वो भारत आए और 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी,
साबरमती आश्रम was formed by गांधी जी। और ये कहाँ हुई? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। प्लीज नोट डाउन करेंगे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब है पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 1916 के बाद आता है पॉइंट नंबर, डेट आती है 1917। 1917 को हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। और ये जो चंपारण सत्याग्रह है, इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। और ये सत्याग्रह किसके लिए था? वॉज फॉर द इंडिगो फार्मर्स, जो कि नील की खेती करते थे। जो फार्मर्स जो कि नील की खेती करते थे, ये प्रोटेस्ट उनके लिए किया गया था। प्लीज नोट डाउन करेंगे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। पॉइंट नंबर 13 है 1918। 1918 को हुई थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और बोलते हैं, और खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। एंड ये जो थे, ये मिल वर्कर्स के लिए प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट फॉर मिल वर्कर्स, जो कि किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। चंपारण सत्याग्रह भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी महात्मा गांधी द्वारा ही किया गया था। एंड इट वॉज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल बोलते हैं, हंगर स्ट्राइक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। It was the first hunger strike in the history of India. प्लीज नोट डाउन करेंगे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब स्टार्ट करेंगे हम पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 1919 को 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए हैं, जो कि फर्स्ट है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो कि पास किया गया था। एक्ट था एक, पास्ड बाय, किसके द्वारा पास किया गया था ये एक्ट? जस्टिस रॉलेट द्वारा। इस रॉलेट एक्ट में एक जजमेंट पास की गई थी, एक जजमेंट दी गई थी, दैट गवर्नमेंट कैन इम्प्रिजन एनीवन। गवर्नमेंट किसी को भी जेल में डाल सकती थी फॉर
2 years without any court trial. इसमें एक जजमेंट पास की गई थी, एक एक्ट था जिसमें पास किया गया था कि द गवर्नमेंट कैन इम्प्रिजन, गवर्नमेंट किसी को भी जेल में डाल सकती, कैन इम्प्रिजन एनीवन फॉर 2 years, 2 साल के लिए, फॉर 2 years विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल। मतलब कि उसका कोई भी कानूनी हेल्प कोई नहीं ले सकता था इस एक्ट के लिए। प्लीज नोट डाउन करेंगे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। 1919 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंडियन हिस्ट्री में भी वो एक बहुत ही दुख भरी इंसिडेंट था, जो कि था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो कि हुआ 13 अप्रैल 1919 में, और दिन था बैसाखी का। वो दिन था बैसाखी का, जो कि पंजाब में बहुत ही खुशी से मनाई जाती है बैसाखी, उसका दिन था, और डेट थी 13 अप्रैल 1919। उस दिन क्या हुआ था, जनरल डायर make open fire on the local people। जनरल डायर ने ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया लोकल पीपल्स पर, और जिसमें काफी इंडियंस की, सिख की, पीपल्स की मौत हुई। जनरल डायर स्टार्टेड ओपन फायर ऑन द लोकल पीपल्स। फिर 13 मार्च 1940 सरदार उधम सिंह, एक मूवी भी आई है सरदार उधम सिंह, जो कि एक विक्की कौशल की मूवी है, आपने देखी होगी सरदार उधम सिंह की, जिसमें सरदार उधम सिंह किल्ड जनरल डायर इन कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग थी, वहां पे सरदार उधम ने ओपन फायर कर दिया था जनरल डायर पे। किल्ड जनरल डायर इन कैक्सटन हॉल, जो कि कहाँ पे वेन्यू था, लंदन में, वो हॉल था जहां पे उसकी मृत्यु हुई। और इसी जलियांवाला बाग इंसिडेंट के लिए हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड। हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड फॉर जलियांवाला बाग इंसिडेंट। प्लीज नोट डाउन द पॉइंट्स। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज का हमारा लास्ट पॉइंट, तो सॉरी एक और पॉइंट है, 15 पॉइंट 1990 का है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। पूछ लिया जाता है 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कब हुआ, इन द ईयर 1919, और इसमें भी मॉन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी and Chelmsford was the viceroy at that time, viceroy
एट दैट टाइम। तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या किया गया, इसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहते थे वो फॉर सिख क्रिश्चियन एंड कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में भी वो सिख और क्रिश्चियन में भी फूट डालना चाहते थे, पर वो उसमें सफल नहीं हो पाए। प्लीज नोट डाउन कर लिया होगा आपने। एंड नाउ इट्स पॉइंट नंबर 16, लास्ट पॉइंट। 1920, जब आपके ऐसे रॉलेट एक्ट जैसे एक्ट पास किए गए जिसमें किसी को भी 2 साल जेल डाल दिया जाता था, और उसके बाद हुआ आपका 1919 में 13 अप्रैल 1919 को हुआ आपका इंसिडेंट जलियांवाला बाग। उसके बाद जो इंडियंस थे वो बहुत ही दुखी हो चुके थे, बहुत ही पेन में थे वो। तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया 1920 में, वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब किसी भी जो भी कोई ऑर्डर आएगा ब्रिटिशर्स का उसको कोऑपरेट नहीं करना है। इसकी डेट पूछी जाती है, व्हेन वाज फुल डेट, 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की गई। ये एक मास इवेंट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अगेंस्ट ब्रिटिशर्स था 2 इंसिडेंट के लिए, एक था जलियांवाला बाग इंसिडेंट और दूसरा था रॉलेट एक्ट। इन दोनों इंसिडेंट के लिए ये एक मास इवेंट चलाया गया था। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फंड फंड कहाँ से मिलता था, तो इन्हें फंड करता था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की तिलक स्वराज पार्टी, तिलक स्वराज पार्टी फंडेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फंड कौन करता था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज फंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक, तिलक स्वराज पार्टी से फंड मिलता था। और प्लीज नोट डाउन द पॉइंट्स। दैट्स इट फॉर टुडे। दैट्स इट फॉर टुडे। 1920 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने आज 16 पॉइंट किए फ्रॉम 1885 आईएनसी के फॉर्मेशन से लेके 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक। अभी नेक्स्ट पार्ट 2 में हम 1922 टू 1947 टिल इंडिपेंडेंस तक कवर करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आई हो किसी भी से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करें। आई होप you have enjoyed the video. Thank you.